हेलो, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? तो चलिए, अब की बार थोड़ा लेट हो गया, कुछ ज़्यादा दिन बाद हम आपसे मिल रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दाब के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दाब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे द्रव दाब के बारे में कि द्रव दाब क्या होता है। हमने देखिए पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था दाब। दाब P बराबर होता है F अपान A। हमने वायुमंडलीय दाब भी पढ़ लिया, वायुमंडलीय दाब भी पढ़ लिया। अब बारी आती है, यानी दाब जो P अपान F, P बराबर F अपान A आया, इसको अगर मान लीजिए ठोस के लिए था, वायुमंडलीय दाब वायु के लिए था, तो बचा हमारा द्रव दाब। नाम सही लग रहा है, किसके लिए होगा? द्रव के लिए होगा। द्रव दाब होता क्या है, पहले हम जल्दी से इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। द्रव दाब होता है द्रव के अणुओं द्वारा एकांक सतह पर लगने वाला दाब। क्या होता है? द्रव के अणुओं द्वारा, द्रव के जो अणु है उसके द्वारा किसी एकांक सतह पर, एक यूनिट एरिया पर लगने वाला जो बल होता है, वो क्या, लगने वाला जो दाब होता है, या जो हम कह सकते हैं लगने वाला जो बल होता है, वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है, द्रव दाब कहलाता है। अब देखो बात समझते हैं। मान लेते हैं एक बर्तन है, ये बर्तन है, समझिएगा बात को। इसमें हमने कुछ लिक्विड पदार्थ, कुछ तरल पदार्थ हमने भर दिया, कुछ तरल पदार्थ हमने भर दिया। अब यहां पर हमने कोई एक वस्तु रख दी, यहाँ पर कोई हमने एक लोहे की वस्तु रख दी जो कि इसके अंदर जाकर के डूब गया। अब हम कहें कि इस जल के द्वारा इस वस्तु पर जो बल लग रहा है वही क्या है? वही द्रव के द्वारा लगने वाला दाब है। अब ये किन किन चीजों पर निर्भर करेगा? अब देखिए, पहली बात तो हम ये जानेंगे कि पानी की मात्रा जितना अधिक होगा उतना ही क्या कहते हैं, इस पर दबाव अधिक पड़ेगा। पानी की मात्रा जितना अधिक होगा उतना ही इस पर दबाव अधिक होगा। तो अब आप ये बताइए, पानी की मात्रा अभी ज्यादा है कि जब हम इसकी ऊंचाई को घटा करके इतना मिटा दें तब ज्यादा है? तो आप कहेंगे नहीं, पहले वाला ज्यादा था। यानी हम कर क्या रहे हैं, ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई अगर हम कम कर दें तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, ऊंचाई अगर हम ज्यादा कर दें तो पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं पहला नियम हमको मिल गया, कंडीशन P अनुकमानुपाती H, P अनुकमानुपाती H। यानी जो हमारा प्रेशर है, जो दाब है, द्रव के द्वारा लगने वाला दाब, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? पानी की ऊंचाई के ऊपर। यानी कि आपके ऊपर कितना ऊंचे तक पानी है, या उसको आप उल्टा भी समझ सकते हैं कि पानी की गहराई के ऊपर, कि कितना अंदर आप जा रहे हैं, कितना अंदर आप जा रहे हैं, वो गहराई, यानी जिसको हम S से लिखेंगे। दूसरी बात, इसमें जो लिक्विड भरा है, यानी जो तरल भरा हुआ है, इसमें जो तरल भरा हुआ है वो कैसा है? शुद्ध पानी है, या कोई तेल है, या कुछ और भी कोई तरल पदार्थ है, जो भी आप समझ सकते हैं कि जो कि तरल अवस्था में है, ये उस पर भी निर्भर करता है। उस पर निर्भर करने का मतलब क्या है कि अगर मान लो पानी है तो उसका घनत्व तो कम होगा, तेल है तो उसका घनत्व तो कुछ और अधिक होगा, कुछ और क्या कहते हैं, कुछ और भी रूप में कुछ रखा हुआ है इसमें, तो उसका घनत्व तो अधिक होगा। यानी अलग अलग विलयन का घनत्व तो अलग होगा। तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा उस पर उसके द्वारा लगने वाला दाब भी ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब हम कहेंगे
P अनुक्रमानुपाती D। D यानी डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी यानी घनत्व। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक गिलास है, इसमें आप सादा पानी रख दीजिए। दूसरे गिलास है, उसमें आप सादा पानी में चीनी मिला दीजिए, तब चीनी क्या करेगा, इसमें घुल करके इसके बीच में जा करके बैठ जाएगा। तो पहले क्या था, इसका घनत्व तो कम था, अब चीनी आ गई तो चीनी भी इसमें मिल गया, यानी इसका घनत्व तो अधिक हो गया। अब इसका भार भी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें पानी के साथ साथ चीनी का भी कण आ गए हैं। तो जब पानी के कण और चीनी के कण दोनों मिलकर के भार बढ़ाएंगे, यानी बल का मान बढ़ेगा, और बल का मान बढ़ेगा तो दाब का भी मान बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि जब क्या कहते हैं, जिस ऐसा विलयन जिसका घनत्व तो अधिक होता है, उसके द्वारा लगने वाला दाब भी अधिक होता है। ऐसा विलयन जिसका घनत्व तो अधिक होता है, उसके द्वारा लगने वाले दाब का मान भी अधिक होता है। ठीक, इसके अनुक्रमानुपाती होगा P अनुक्रमानुपाती D के। और तीसरा गुरुत्वीय त्वरण पर, हमने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो जितना गुरुत्वीय त्वरण के मान पर भी निर्भर करता है दाब का मान, कि गुरुत्वीय त्वरण कितना लगा है, हम लिख सकते हैं P अनुक्रमानुपाती G। अब हम इन तीनों को मिला करके हमारा एक समीकरण बनता है, वो होता है P अनुक्रमानुपाती HDG, या इसको आप लिख सकते हैं P बराबर HDG। ये हमारा द्रव दाब का सूत्र हो गया। कोई आपसे पूछे कि द्रव दाब का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे P बराबर HDG। ये तो हो गया द्रव दाब, सिंपल, कि द्रव किसी वस्तु मतलब द्रव दाब होता क्या है। अब इसके हम कुछ उपयोग और प्रयोग देख लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये चीज आपको समझ में आ गई कि द्रव दाब क्या होता है। तो द्रव के अणुओं द्वारा एकांक सतह पर लगने वाला दाब, ये तीन चीजों पर निर्भर करता है, पानी की गहराई पर या पानी की ऊंचाई पर, दूसरा पानी के घनत्व पर, तीसरा गुरुत्वीय त्वरण के मान पर। तो P अनुक्रमानुपाती HDG, यानी H क्या है, ऊंचाई है या गहराई, D क्या है, घनत्व है, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब देखो, इसीलिए कहते हैं डेंसिटी हमने आपको, घनत्व हमने आपको पीछे पढ़ाया है। जिनको नहीं समझ में आया है वो हमारी पीछे वाली वीडियो देखें कि घनत्व क्या होता है, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि घनत्व के क्या क्या लाभ होते हैं। आपसे कहा जाता है, अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि नदी में तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना ज्यादा आसान होता है। सवाल आता है कि नदी में तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना ज्यादा आसान होता है। तब देखो, अभी हमने बताया, मान लेते हैं ये नदी का पानी और ये समुद्र का पानी। आप जानते हो समुद्र का पानी कैसा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, और नदी का पानी स्वच्छ जल होता है। तो स्वच्छ जल यानी इसका जो है घनत्व, इसका घनत्व कम है, और इसका घनत्व अधिक है। तो जिसका घनत्व अधिक होगा उसके द्वारा लगने वाला बल भी अधिक होगा, यानी ये ऊपर की तरफ ज्यादा बल लगाएगा, और ऊपर की तरफ ज्यादा बल लगाएगा तो तैरना आसान हो जाएगा। और इसका घनत्व कम है, यानी ये ऊपर की तरफ ज्यादा बल नहीं लगा पाएगा, इसलिए आप इसमें डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसमें तैरना कठिन है। तो बात समझ में आ गई कि घनत्व का क्या क्या प्रयोग होता है। आइए अब देखते हैं, द्रव के गुण भी होते हैं भाई कुछ। पहले तो हम थोड़े बहुत द्रव दाब के गुण पढ़ लेते हैं कि होता क्या है भाई। ये तो द्रव दाब हो गया। अब हम पढ़ेंगे द्रव में दाब, या द्रव दाब के पहले कुछ विशेषताएं पढ़ लेंगे। देखो, मान लेते हैं ये हमारा एक टेबल है, इस टेबल पर एक बॉटल रखी है और इसमें पानी भरा हुआ है।
इसमें पानी भरा हुआ है। हम इस बॉटल में 3 जगह से छेद कर देते हैं, एक ऊपर यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। हम देखते हैं यहाँ से पानी कुछ ऐसे यहाँ पे गिरता है, ऐसे ये पानी इस वाले पाइप से, इस वाले से देखते हैं कुछ आगे, थोड़ा सा और आगे गिरता है जाके, और नीचे वाले से देखते हैं तो नीचे वाले से सबसे ज्यादा दूर पर जाकर के गिरता है, नीचे वाले से सबसे ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। यहाँ से हम एक चीज ये भी समझ सकते हैं, हमने क्या जाना कि अगर ऊंचाई यानी ये दूरी कम है, यानी ऊपर ही देख ले रहे हैं, तो पानी केवल इतने पानी से इस पर दाब लग रहा है, तो क्या हुआ, कम दूरी तय किया, यहाँ तक आया तो इतनी मात्रा की दूर पानी के द्वारा इस पर दाब लगा है तो थोड़ा ज्यादा दूर गया, और सबसे नीचे आए तो पूरे जल के द्वारा लगभग दाब लग रहा है तो सबसे अधिक दूर पर गया। तो हमने कहा था कि दाब जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है एच के, यानी गहराई के। तो गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या करते हैं, पानी का दाब भी बढ़ता, पानी के द्वारा लगने वाला दाब भी बढ़ जाता है। इसीलिए जो आप कहते हैं कि बांधे जो होती, बांध की क्या करते हैं, चौड़ाई जो होती है नीचे काफी मोटा होता है, ऊपर पतले होता है, यानी बांध के आधार की चौड़ाई बहुत अधिक बनाई जाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि देखो बांध बनाने के लिए हमें बहुत सारा पानी इकट्ठा करना पड़ता है। बांध बनाने के लिए नदियों का पानी हम रोक करके बांध बनाते हैं, तो जिससे एक जगह पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है काफी ऊंचाई तक, या काफी ऊंचाई तक। तो जब बहुत सारा पानी हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ जाएगा, तो दाब लगने वाला दाब का मान भी बहुत अधिक हो जाएगा। और आप इस उदाहरण में देख रहे हैं, सबसे नीचे वाली तली पर ज्यादा दाब लग रहा है, तो अगर नीचे का कमजोर होगा तो पानी क्या करेगा, बांध को तोड़ देगा। इसीलिए बांध की दीवारें जो होती हैं नीचे यानी आधार पर खूब मोटी मोटी बनाई जाती है। आप चाय का गिलास देखिए, चाय का गिलास होता है, नीचे की जो पेंदी होती है नीचे की जो पेंदी होती है वो ऊपर वाले कांच की अपेक्षा थोड़ी मोटी होती है। क्यों, यहाँ भी वही रूल है कि पानी जो द्रव जो होता है आधार पर यानी ऊंचाई गहराई बढ़ने के साथ साथ उसका दाब का मान बढ़ता जाता है, कहीं ये टूट न जाए, इसीलिए ये नीचे वाला क्या होता है हिस्सा मोटा बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई आपको कि द्रव दाब क्या होता है। अब आते हैं हम अगली चीज पढ़ते हैं। ये तो हो गया द्रव दाब क्या होता है, सिंपल सी बात। अब अगली हेडिंग आती है कि द्रव की, हमने अभी क्या पढ़ा, द्रव दाब यानी द्रव कैसे कैसे दाब लगाता है, किसी दूसरे वस्तु पर द्रव कैसे दाब लगाता है, यानी पानी या पानी ही मान लीजिए, लिक्विड किसी पदार्थ पर किस प्रकार से दाब लगाता है, और लगाता है तो कैसे कब कब उसका दाब का मान बढ़ता है। तो हमने जाना अगर पानी का घनत्व ज्यादा है तब भी दाब का मान बढ़ेगा, अगर गहराई ज्यादा है या ऊंचाई ज्यादा है तब भी दाब का मान बढ़ेगा। अब आते हैं कि द्रव में पढ़ते हैं, द्रव में दाब, क्या, द्रव में दाब। द्रव में दाब, द्रव में दाब का क्या मतलब है। अभी तक हमने पढ़ा कि द्रव किसी वस्तु पर कैसे दाब लगाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जब हम द्रव पर दाब डालेंगे यानी लिक्विड पर हम दाब डालेंगे या कोई बाहरी कर्ता दाब डालेगा तब द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो द्रव में दाब, देखो एक सिंपल से उदाहरण से हम कोशिश करते हैं। देखिए ये मान लेते हैं गुब्बारा लिया हमने और इस गुब्बारे में हमने पानी भर दिया। अब हम इसके ऊपर से इसको दबाते हैं, इसके ऊपर से इसको दबाते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, दाब डाल रहे हैं, गुब्बारे को दबा रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, गुब्बारा जो है कुछ ऐसे चारों तरफ से इसे एक समान रूप से बढ़ता है। जब हम गुब्बारे को इसे दबाते हैं क्या होता है, गुब्बारा चारों तरफ से इसे बराबर रूप से फैल जाता है, जिसमें पानी है अंदर चारों तरफ से फैल जाता है। ये ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही दिशा में से फैल जाए यानी ये लंबा हो जाए, नहीं, जब आप इसको दबाओगे तो चारों तरफ से इसे गोल गोल सा फैलता चला जाएगा। तो इससे क्या मतलब हमें निकला, इससे मतलब ये निकला कि द्रव जो है
द्रव के अणु पर दाब लगाने से यह चारों दिशाओं में समान रूप से दाब लगाता है। चारों दिशाओं में समान रूप से दाब लगाता है। ये है द्रव में दाब का नियम। कि द्रव में दाब का क्या नियम है कि जब द्रव के अणु पर आप दाब लगाते हो, किसी भी एक अणु पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर, मान लो एक अणु ये है, यहाँ पर जब आप दाब लगाओगे तो इस अणु के द्वारा इस साइड भी उतना ही दाब लगेगा, इस साइड भी उतना ही दाब लगेगा, इस साइड भी उतना ही दाब लगेगा। तो ये अपने चारों दिशाओं में बराबर दबाव डालता है, प्रेशर बराबर लगाता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर की दिशा में ज्यादा लगाते हैं। जैसे मान लो ये कोई ठोस लोहे की रॉड है, इसको ऊपर से जब आप दाब लगाएंगे, जब यहाँ पर दाब लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ दाब लगाएगा, अपने अगल बगल कोई दाब नहीं लगाएगा। लेकिन इतने ही बड़े में अगर आप पानी भर दीजिए और इस पानी को आप दबाइए तो क्या होगा, ये पानी चारों दिशाओं में इधर भी निकलना चाहेगा, इधर भी निकलना चाहेगा, इधर भी निकलना चाहेगा। अगर आपको इसको देखना है तो यहाँ पर एक बराबर सा एक पिस्टन यहाँ पे या कोई गुब्बारे जैसा संरचना बना दीजिए और इधर भी गुब्बारे जैसी संरचना बना दीजिए। ये दोनों तरफ बराबर ही फैलेगा, ये दोनों तरफ बराबर ही फैलेगा। इससे क्या पता चलता है कि द्रव के अणु पर जब हम दाब लगाते हैं तो अपने चारों दिशाओं में समान रूप से दाब लगाता है। तो ये तो था द्रव में दाब के कुछ नियम। इसी नियम के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। पास्कल का नियम क्या है, लगभग इसी से मिलता जुलता, या यूं कहिए कि यही पास्कल का नियम है। हम पढ़ेंगे पास्कल का नियम और पास्कल के नियम का व्यवहारिक उपयोग। तो फिलहाल ये है द्रव में दाब। आगे आप हम चलते हैं, पास्कल का नियम पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं पास्कल का नियम क्या है। हमने आपको, जिनको दाब के बारे में नहीं जानकारी है, वो इससे पहले वाला वीडियो देखें, उसमें दाब पार्ट 1 में देखेंगे तो उसमें हमने दाब के बारे में बताया, वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया। जब आप उसको देख लेंगे तब ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो जरूरी है कि इससे पहले आप वो वाला वीडियो देखें। और दूसरी बात, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं पूरा लाइन टू लाइन लिखते जाएं और रट्टू तोता बन जाएं। मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पहले आप विज्ञान को समझें। सिर्फ इतना ही विज्ञान नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना ही विज्ञान नहीं है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में आपकी समझ विकसित हो, ताकि जब आप धीरे धीरे आगे क्लास में बढ़ते चले जाएंगे तो आप आसानी से चीज़ों को समझते चले जाएंगे। या आगे की चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें इनसे, जो भी इनसे रिलेटेड होंगी, वो चीज़ें आप आसानी से समझ पाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम जो कोर फिजिक्स होती है, जो एकदम बेसिक फिजिक्स होती है, वो हम आपको अच्छे से समझा पाएँ, ताकि आप चीज़ों को फील करना सीखें। तो इसलिए निवेदन है आपसे कि बार बार इन्हीं चीज़ों को सुने, ध्यान से सुने। जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। और एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। फिजिक्स समझने की चीज़ें हैं, रटने से ज़्यादा परहेज कीजिए और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए पास्कल के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है कि पास्कल ने ही दाब के बारे में बताया था। इसीलिए दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, बताया था हमने। तो पास्कल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमको दाब नामक एक नई शब्द से परिचित करवाया कि हाँ ये भी है। उसके बाद उन्होंने उसी से एक अपना नियम दिया जो कि पास्कल का नियम कहलाया, और उसी नियम के उपयोग से दुनिया में एक प्रकार से जान लीजिए क्रांति आ गई।
पास्कल का नियम का उपयोग आपको कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। पहला हमने उदाहरण लिखा है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये क्या होता है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जहाँ पर गाड़ियाँ धुलती हैं, सर्विस स्टेशन पर जाइए, देखते होंगे गाड़ी पहले वहाँ खड़ी कर दी जाती है, फिर उसको मशीन के द्वारा ऊपर उठा दिया जाता है। तो वो जो मशीन ऊपर उठाती है गाड़ी को, वो कहलाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। गाड़ियों में आज देखे हैं कि जो ब्रेक होते हैं वो भी हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। देखते हैं हल्का सा उंगली से ऐसे इशारा करते हैं और गाड़ी वहीं पर खड़ी हो जाती है। थोड़ा सा ही दबाते हैं और गाड़ी वहीं पर खड़ी हो जाती है। ये सब किसके नियम के आधार पर होता है? तो ये सब पास्कल के नियम के आधार पर होता है। क्रेन हो गया आपका, बड़ी बड़ी लिफ्ट हो गई, ये सब क्या होती है? हाइड्रोलिक पास्कल के नियम पर ही काम करती है। तो समझते हैं कि पास्कल का नियम क्या है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि द्रव पर अगर दाब लगाया जाता है, किसी अणु पर दाब लगाया जाता है, तो चारों दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाती है। यही पास्कल का नियम है। कहता है बंद परिपथ में द्रव के अणुओं में दाब परिवर्तन। बंद परिपथ में, यानी मान लीजिए कोई एक पात्र है, इसमें अगर हमने द्रव रख दिया और यहाँ पर अगर हमने कोई दाब लगाया, मान लीजिए किसी चीज से, पिस्टन से दाब लगाया, तो द्रव के द्वारा चारों दिशाओं में समान रूप से दाब लगेगा। चारों दिशाओं में समान रूप से दाब लगेगा। इनका कहने का मतलब है, मान लीजिए ये कोई गोलाकार आकृति है जिसमें हमने पूरा पानी भर दिया खचाखच, ठीक है। एक पिस्टन हमने यहां लगा दिया, 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 ऐसे ही एक पिस्टन हमने यहां लगा दिया। अब देखो, अगर हम मान लेते हैं यहाँ P दाब लगाते हैं, इस पॉइंट पर, इस पिस्टन पर P दाब लगाते हैं, तो हम देखते हैं इस पिस्टन पर भी जो दाब लग रहा है वो भी P ही है, इस पिस्टन पर जो दाब लग रहा है वो भी P ही है, और इस पिस्टन पर जो दाब लग रहा है वो भी PE ही है। तो कहने का मतलब कि जब हमने जितना दाब यहाँ लगाया, चारों दिशाओं में सभी जगहों पर उतना ही दाब लग रहा है। वास्तव में ये इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, प्रत्येक पॉइंट पर समान रूप से दाब लगा रहा है। कितना दाब लगा रहा है? P दाब लगा रहा है। तो यही कहता है पास्कल का नियम कि दाब परिवर्तन चारों दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। संचरित हो जाने का मतलब बढ़ जाता है, इसे समान रूप से चारों दिशाओं में, इस दिशा में भी P लगाएगा, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, इस दिशा में। ये पास्कल का नियम था। अब इस नियम का प्रयोग देखिए उन्होंने, हम आपको उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, कैसे लगता है, हाइड्रोलिक ब्रेक का उदाहरण कैसे काम करता है। अगर वो आप समझ गए तो समझ जाएंगे कि भाई पास्कल का नियम कैसे काम करता है। देखो, तरल पदार्थ की एक क्वालिटी होती है, तरल पदार्थ की क्वालिटी ये होती है कि उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी उसे दबाया नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए हवा है, हवा को आप समेट सकते हैं। एक गुब्बारे में, बड़ा सा गुब्बारा लीजिए, उसमें थोड़ा सा हवा भरिए, उसके बाद अगर आप चारों तरफ से उसको दबाना चाहेंगे तो ढंग से दबाएंगे तो दब भी सकता है, फटेगा नहीं। अगर आप उसको स्पेस नहीं देंगे तो दबाते चले जाइए, दब जाता है। लेकिन पानी या ठोस दबता नहीं है। तो द्रव की ये क्वालिटी होती है। इसी क्वालिटी को पास्कल ने पहचान लिया और उस पर एक नियम दे दिया कि भाई हम द्रव के किसी भी अणु पर अगर दाब लगाएंगे तो वो चारों दिशाओं में उतना ही दाब संचरित कर देगा। तब इस पर देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है पास्कल के नियम के आधार पर। पास्कल का नियम है क्या, ये भी आप समझ जाएंगे।
देखो करते क्या है, ये कोई एक संरचना है यू आकार की, इसका इधर वाला सिरा पतला है, इधर वाला सिरा चौड़ा है। मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है। इसमें हमने क्या भर रखा है, तरल पदार्थ, हमने द्रव भर रखा है। अब यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया और इसको हमने दबाया, यानी इस पर हमने प्रेशर दिया, दाब डाला, पी दाब डाला, ये हो गया। मान लेते हैं P1 दाब डाला, P1 दाब डाले तो ये क्या करता है, ये नीचे की तरफ ऐसे दबाता है। तो हमने क्या कहा कि बंद परिबद्ध में द्रव के अणुओं में दाब परिवर्तन चारों दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। तो अगर हम P दाब यहाँ डाले तो यहाँ पर भी P दाब लगेगा और इस दिशा में भी P दाब लगेगा। यही दाब आगे आगे बढ़ते हुए चल करके यहाँ पर भी जो दाब लगेगा इसके ऊपर, ये भी कौन सा दाब होगा, P दाब होगा, ये भी P दाब होगा। यानी जितना दाब हम यहाँ लगा रहे हैं उतना ही दाब यहाँ लगा रहे हैं। तो अब देखिएगा P बराबर, आप जानते हैं दाब बराबर, अगर हम मान लें जो इस पाइप है इसका क्षेत्रफल है A1 और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है A2, यानी इसकी चौड़ाई देख रहे हैं ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, इसकी चौड़ाई कम है, इसका क्षेत्रफल कम होगा। तो दाब, और हम मान लेते हैं इधर जो बल लग रहा है वो F1 लग रहा है। देखो P1 बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल, यानी F1 बटा A1, F1 बटा A1। हमने कहा कि दाब दोनों दिशाओं में समान होता है, दाब प्रत्येक दिशाओं में समान होता है, तो जितना दाब इधर होगा उतना ही दाब इधर होगा। तो यहाँ पर जो बल लगेगा, यानी जो बल इधर लग रहा है, मान लेते हैं F2 बल लग रहा है ऊपर की तरफ, कौन सा बल लग रहा है, F2 बल लग रहा है। तो जो F2 बल होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये जो P है, अगर हम इसको P2 माने तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 अपान A2। P2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 अपान A2। अब आप जानते हो कि दोनों दिशाओं में जो है दाब जो है वो बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं P1 बराबर P2। क्या कह सकते हैं, P1 बराबर P2। तो अब यहाँ पर देखिए P1 की जगह अगर हम लिख दिए F1 अपान A1 बराबर, ये क्या हो गया, F2 अपान A2। आप समझ रहे हैं, F2 अपान A2। अब अगर यहाँ से हम F2 का मान निकालें, यानी इधर लगने वाला जो बल है F2 वो कितना होगा, देखो F2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा F1 अपान A1 गुणे A2। आपको सीधे ही समझ में आ रहा है कि जो हम इधर बल लगा रहे थे उससे कई गुना ज्यादा इधर की ओर बल लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा इधर की ओर बल लग रहा है। इसे मान लेते हैं कि इधर जो बल लग रहा था F1 वो 10 न्यूटन का लग रहा था, और इधर की जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर है। इधर का जो क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर है, और इधर का जो क्षेत्रफल है A2 ये है 10 मीटर स्क्वायर। कितना है, 10 मीटर स्क्वायर है। तो हमें इधर का क्या करते हैं, बल ज्ञात करना। देखो F2 बराबर क्या हो जाएगा, F1 अपान A1 इंटू A2। अब देखो F1 हमने कितना माना है, 10 न्यूटन माना है, 10 हो गया, अपान A1 हमने कितना माना, 1, A2 हमने कितना माना, 10, तो कितना हो गया, 10 दामा 100 न्यूटन। यानी अगर हम इधर 10 न्यूटन का बल लगाए, इधर कितने का बल लगा, 100 न्यूटन का बल लगा। और जब इधर 100 न्यूटन का बल लगेगा तो यह गाड़ी आसानी से ऊपर की तरफ उठ जाएगी कि नहीं उठ जाएगी, समझ में आई। तो ये है पास्कल के नियम का उपयोग। इस नियम के हिसाब से उन्होंने बहुत थोड़े से बल का प्रयोग करके जहां पर बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता होती है उस काम को उन्होंने करना चालू कर दिया। जैसे क्रेनों से क्या करते हैं, गाड़ियां उठा करके, भारी भारी वाहनों को उठा करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं, वो भी हाइड्रोलिक ब्रेक के हाइड्रोलिक मतलब पास्कल के नियम पर ही आधारित है। अब देखो जैसे मोटरसाइकिलें होती हैं उसमें भी आप समझ जाएंगे क्या होता है। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मोटरसाइकिल में जो या कार वार में जो हाइड्रोलिक ब्रेक लगे होते हैं वो देख लेते हैं।
वो कैसे काम करता है। देखो उसमें होता क्या है, मान लेते हैं ये बाइक व्हील है, चक्का है, इसमें आप देखते होंगे कि ये इधर एक टाइप से पिस्टन लगी होती है, इधर एक टाइप से पिस्टन लगी होती है, बीच में एक ऐसे बॉक्स जैसा बना होता है, वो इससे भी जुड़ा होता है और इससे भी जुड़ा होता है। उसके बाद इससे क्या ऐसे एक वायर निकला होता है, वायर निकला होता है, और जहाँ पर ब्रेक होते हैं वहाँ पर भी आप देखे होंगे, आप बाइक का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पर भी आप देखे होंगे एक छोटा सा संरचना होता है, और ये क्या होती है, ये आपके ब्रेक से जुड़ी होती है। इसके अंदर आप अक्सर दुकानों पर, गाड़ियों की दुकानों पर लोगों को ब्रेक ऑयल खरीदते हुए देखे होंगे या बात करते हुए सुने होंगे। तो ब्रेक ऑयल क्या होता है, तो ब्रेक ऑयल वही होता है जो हमने ये जो तार लगाई है इसके माध्यम से इसके अंदर क्या होता है, ब्रेक ऑयल भरा होता है, यानी तरल पदार्थ भरा होता है। ये क्या है, तरल पदार्थ भरा हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जब हम ब्रेक दबाते हैं ये पिस्टन आगे की तरफ बढ़ता है और इस पानी को दबाव डालता है। ये पी प्रेशर यहाँ से निकला, मान लो यहाँ से हमने पी प्रेशर यानी पी दबाव डाला। अब ये पी दबाव ऐसे ऐसे होते इसमें प्रवेश करेगा। अब जैसे इसमें प्रवेश करेगा तो हमने क्या कहा, चारों दिशाओं में समान दाब लगाता है। चूंकि इधर से बंद है, केवल यहाँ पिस्टन लगा है और यहाँ पिस्टन लगा है, इधर भी पी दाब लगाएगा और इधर भी पी दाब लगाएगा। जब पी दाब लगाएगा तो ये दोनों पिस्टन आगे की तरफ खसकेंगे और चक्के से टच होंगे तो चक्का हमारा रुक जाएगा। यही सिंपल सा सिद्धांत है हाइड्रोलिक ब्रेक का। यानी यहाँ पर आपने छोटा सा पिस्टन लगाया, हल्का सा इसे दबाया, लेकिन वही दाब आगे बढ़ करके, चूंकि इसका एरिया ज्यादा हो गया, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, तो वही दाब आगे बढ़ करके ज्यादा हो गया, और जब ज्यादा हो गया तो उसके बल का मान भी ज्यादा हो गया, प्रभाव भी ज्यादा हो गया। इसलिए आसानी से आप गाड़ियों को रोक सकते हैं। आप हमने अभी पिछले में बताया कि 10 न्यूटन का बल किस प्रकार से 100 न्यूटन के बल में परिवर्तित हो गया। यानी छोटा सा बल लगा करके आप बड़े बड़े बल वाले कार्य कर सकते हैं। किसके नियम से, पास्कल के नियम से। और पास्कल का नियम कि जो मुख्य अवयव है वो क्या है, द्रव है। ये पूरी तरीके से द्रव में दाब पर आधारित है। तो चाहे आप द्रव में दाब कहिए, चाहे पास्कल का नियम कहिए, चाहे इसी नियम को हम कहते हैं द्रव संचरण का नियम, द्रव संचरण का इसी को आप चाहे पास्कल का नियम कहिए, इसी को चाहे द्रव में दाब का नियम कहिए, चाहे इसी को आप द्रव संचरण का नियम कहिए, तीनों एक ही चीज है। और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि इसका उपयोग कैसे होता है ये आप जान गए। आसानी से आप लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे घरों में उपयोग होते हैं, कभी सोचिएगा। इसके बाद हम द्रव की एक क्वालिटी और पढ़ेंगे। एक बल और लगाता है, ये काफी नाम सुना होगा आपने, उत्प्लावन बल। इसके बाद हम उत्प्लावन बल पढ़ेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, और कहाँ इन सब का, इनसे संबंधित कुछ उदाहरण को भी समझेंगे। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। जल्द ही मिलते हैं उत्प्लावन बल और आर्किमिडीज के सिद्धांत के साथ। तब तक मन लगा के पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए, पढ़ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उनको समझने की कोशिश कीजिए, फील करने की कोशिश करो। फिजिक्स अपने आप समझ में आएगी। बस जितना हम बताते हैं उसको अगल बगल महसूस करके देखो, क्या वास्तव में ऐसा होता है। तुरंत क्रेन उरेन देखो, जेसीबी मशीन देखो, उसमें कोशिश करो जानने की कि सर जी बताए थे कि कहाँ ब्रेक ऑयल पड़ता है, या
तो ये द्रव कहाँ भरा होगा, ये सब ढूंढने की कोशिश करो, जिज्ञासा जगाओ, तो अपने आप चीजें समझ में आएंगी। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।